ईरान और इजराइल मध्य पूर्व के दो संकट को जन्म दिया और इसके संभावित परिणामों का पता लगाएंगे। 13 जून 2025 की सुबह दुनिया एक बड़े खतरे की आशंका में डूबी हुई थी। हर तरफ तनाव का माहौल था क्योंकि मध्य पूर्व में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इजरायली वायुसेना ने ईरान के प्रमुख परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया। यह हमला इतना व्यापक था कि इसने ईरान की सैन्य क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर दिया। इस हमले में आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था जिससे ईरान को संभलने का मौका नहीं मिला। नतांज, जो ईरान का एक महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र था, और फोर्डो जैसे संयंत्रों को निशाना बनाया गया जहां ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को गुप्त रूप से चला रहा था। इन ठिकानों पर हमले से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गहरा झटका लगा, जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचा। यह नुकसान इतना बड़ा था कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने में कई साल लग सकते थे। इस हमले में कई शीर्ष ईरानी सैन्य कमांडर, जो ईरान की सैन्य रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से थे, और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इन वैज्ञानिकों की मौत से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को और भी ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि ये वैज्ञानिक ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। इजराइल ने यह संदेश दिया, पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया कि वह ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इजराइल ने यह भी कहा कि वह अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। हमले की खबर फैलते ही पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। ईरान में गुस्सा भड़क उठा। लोग सड़कों पर उतर आए और इजराइल के खिलाफ नारे लगाने लगे। सरकार ने बदला लेने की कसम खाई और अपने नागरिकों को शांत रहने की अपील की, और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग इजराइल के खिलाफ नारे लगा रहे थे और सरकार से बदला लेने की मांग कर रहे थे। इजराइल ने अपने हमले को आत्मरक्षा बताया और कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से उसे खतरा था, लेकिन कई देशों ने इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा। इस हमले ने दोनों देशों को सीधे युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया। पूरी दुनिया को डर था कि यह युद्ध एक बड़े संघर्ष में बदल सकता है। अब सबकी नजरें ईरान के अगले कदम पर थी। हर कोई यह जानना चाहता था कि ईरान इस हमले का जवाब कैसे देगा। तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। दुनिया एक बड़े युद्ध के खतरे का सामना कर रही थी। इजराइल के हालिया हमलों के जवाब में ईरान ने एक बड़ा और प्रतीकात्मक कदम उठाया। इस कदम को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया गया, जो कि एक जवाबी कार्रवाई थी और इजराइल को एक कड़ा संदेश देने का प्रयास था। ईरान की इस कार्रवाई ने मध्य पूर्व में पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और भी अधिक गंभीर बना दिया। यह अब तक का सबसे बड़ा और सीधा हमला था, जिसमें ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। इस हमले की व्यापकता और तीव्रता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि यह ईरान और इजराइल के बीच सीधे सैन्य टकराव का एक अभूतपूर्व उदाहरण था। इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा मिसाइलें और 100 से अधिक ड्रोन इजराइल की ओर दागे गए। यह एक साथ इतने बड़े पैमाने पर किए गए हमलों में से एक था, जिसका उद्देश्य इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली को भेदना और महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाना था। इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम तुरंत सक्रिय हो गया। यह सिस्टम, जो अपनी मिसाइल इंटरसेप्शन क्षमताओं के लिए जाना जाता है, को ईरान के हमले को विफल करने के लिए डिजाइन किया गया था। सायरन पूरे देश में बजने लगे। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी गई। आयरन डोम ने अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें इजरायली शहरों तक पहुंचने में सफल रहीं। इन मिसाइलों ने कई इलाकों में तबाही मचाई, जिससे जान माल का नुकसान हुआ। इन हमलों में कई नागरिक इमारतें और बुनियादी ढांचे तबाह हुए, जिससे शहरों में अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर मलबा फैल गया और चारों ओर धूल का गुबार छा गया। इस हमले में सैकड़ों लोग घायल हो गए और दुर्भाग्यवश कई लोगों की जान भी चली गई। अस्पतालों में घायलों की भीड़ लग गई और आपातकालीन सेवाएं लगातार काम करती रहीं। यह पहली बार था जब इजराइल के आम नागरिकों को सीधे तौर पर ईरानी हमले का सामना करना पड़ा था, जिससे उनमें डर और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में भागने लगे। ईरान ने इस हमले को अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन बताया और इजराइल को चेतावनी दी कि अगर उसने जवाबी कार्रवाई की तो अगला हमला और भी बड़ा और विनाशकारी हो सकता है। ईरानी सरकार ने अपने नागरिकों को आश्वस्त किया कि वह देश की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है। यह हमला स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ईरान अब छद्म युद्धों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि सीधे तौर पर इजराइल को चुनौती देने के लिए तैयार है। यह एक नई और खतरनाक रणनीति का संकेत है, जो मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदल सकती है। इन घटनाओं के बाद
दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया और अब यह पूर्ण युद्ध के कगार पर पहुंच गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने की अपील की। इजरायली हमलों में मारे गए ईरानी सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों का अंतिम संस्कार राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। हजारों लोग तेहरान की सड़कों पर उमड़ पड़े, नायकों की तस्वीरें और विरोध के नारे लिए। सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने खुद नमाज अदा की और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने देशवासियों से एकजुट रहने और परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का संकल्प दोहराया। यह समारोह ईरान के लिए अपने दुख को शक्ति में बदलने का अवसर था। इन वैज्ञानिकों और कमांडरों की जगह भरना ईरान के लिए आसान नहीं होगा। यह शोक और गुस्सा आगे क्या मोड़ लेगा, दुनिया देख रही थी। 19 जून 2025 को एक ईरानी मिसाइल ने इजराइल के बियरशेवा स्थित सोरोका मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। धमाके से कई मरीज और कर्मचारी घायल हुए और अस्पताल के एक हिस्से को तुरंत खाली कराना पड़ा। रासायनिक सामग्री के रिसाव ने हालात और बिगाड़ दिए, जिससे बचाव कार्य मुश्किल हो गया। दक्षिणी इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल पर हमले ने हजारों लोगों की चिकित्सा सेवाएं बाधित कर दी। दुनिया भर में इस हमले की कड़ी निंदा हुई और इसे युद्ध अपराध करार दिया गया। इजराइल ने इसे ईरान की बर्बरता बताया, जबकि ईरान ने जिम्मेदारी से इनकार किया। यह संघर्ष अब मानवीय सीमाएं लांघ चुका था। सोरोका अस्पताल पर हमले के बाद अमेरिका ने संघर्ष में सीधा हस्तक्षेप किया। 22 जून 2025 को अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सटीक हमले किए। बंकर बस्टर बमों से इन संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह कार्रवाई क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए जरूरी थी। ईरान ने नुकसान को कम बताने की कोशिश की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इसे गंभीर माना। अब यह संघर्ष सिर्फ ईरान इजराइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक महाशक्ति भी इसमें शामिल हो गई। स्थिति और भी जटिल और अप्रत्याशित हो गई थी। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद तेहरान में डर और दहशत का माहौल छा गया। हजारों लोग शहर छोड़कर अपेक्षाकृत सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन करने लगे। सड़कों पर ट्रैफिक जाम, पेट्रोल की कमी और दुकानों में जरूरी सामान की किल्लत हो गई। परिवार बिखर गए। कई लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। सरकार की अपीलों के बावजूद लोग असुरक्षा के कारण भाग रहे थे। युद्ध का असर अब आम नागरिकों के जीवन पर साफ दिखने लगा था। तेहरान की खाली होती सड़कें इस मानवीय संकट का प्रतीक बन गईं। ईरान इजराइल टकराव और अमेरिकी हस्तक्षेप ने दुनिया को चिंता में डाल दिया। पश्चिमी देश अमेरिका इजराइल के समर्थन में थे, जबकि रूस और चीन ने इन हमलों की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने तत्काल युद्ध विराम की अपील की और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया। तुर्की, कतर और ओमान जैसे देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे थे। दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए थे, जिससे समाधान मुश्किल हो गया। दुनिया भर के नेता इस नाजुक स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। एक छोटी सी गलती भी इस संघर्ष को वैश्विक महायुद्ध में बदल सकती थी। जून 2025 की घटनाएं दशकों पुरानी दुश्मनी का खतरनाक मोड़ है, जिसमें अब सीधा युद्ध छिड़ चुका है। अमेरिका के हस्तक्षेप और आम नागरिकों के पलायन ने मानवीय संकट को और गहरा कर दिया। यह युद्ध अब सरकारों और सेनाओं तक सीमित नहीं, आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल रहा है। वैश्विक अस्थिरता, तेल की कीमतें और सुरक्षा पर इसका असर पड़ रहा है। कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन सैन्य गतिविधियां थमी नहीं हैं। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, पूर्ण युद्ध या शांति। पूरी दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी हैं, क्योंकि यहां का हर फैसला वैश्विक शांति को प्रभावित कर सकता है।